F1 के प्रोमोटर्स ने कहा कि इंडिया F1 का साउथ एशिया में सबसे बड़ा हब बनेगा और यही सोच के F1 2011 में इंडिया आती है। जिसको देखने के लिए 95,000 लोग स्टेडियम में आए थे, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। उस समय जहां पर ये रेस हो रही थी वहां पे काफी भीड़ लग गई थी और आसपास के एरिया में भी जाम हो गया था। ये क्रेज था इंडिया में F1 का। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 2013 में F1 हमेशा के लिए वापस चली गई और आज तक उसने इंडिया में कभी कदम नहीं रखा। आपको लग रहा होगा कि या तो ऑडियंस ने आना बंद कर दिया था या फिर इंडिया में उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जो कि F1 को चाहिए था। बट हैरानी की बात यह है कि इनमें से कोई ऐसा रीजन नहीं है F1 के जाने का, बल्कि F1 के जाने के पीछे कोई और था। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोमिल और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर F1 इंडिया से वापस क्यों चली गई, इसके पीछे आखिर किसकी गलती थी, और ये भी बात करेंगे कि क्या F1 इंडिया में वापस कभी आ सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये F1 की शुरुआत कैसे हुई। तो लेट 90s में फ्रांस में स्ट्रीट रेस हुआ करती थी जिसको कि नाम दिया गया ग्रैंड प्रिक्स। इसको अगर फ्रेंच में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका असली मीनिंग है बिग प्राइज। आज के टाइम में ग्रैंड प्रिक्स F1 की एक रेस को कहा जाता है। गाड़ियों की रेस का लोगों को स्टार्टिंग से ही काफी शौक था, लेकिन उस समय ये रेस रोड्स पे हुआ करती थी जिस वजह से काफी एक्सीडेंट्स भी हो जाया करते थे। तो इन्होंने इसका सोल्यूशन निकालने की सोची ताकि सेफ रेस भी हो सके और एंटरटेनमेंट भी हो सके। इसके लिए 1904 में FIA को बनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जो कि मोटो स्पोर्ट्स को प्रमोट और ऑर्गेनाइज करवाती है। 1946 में FIA फॉर्मूला 1 स्टार्ट करवाती है। फॉर्मूला 1 में फॉर्मूला का मतलब है रूल्स, यानी कि जो भी गाड़ियां इस रेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं उन्हें कुछ सेट ऑफ रूल्स मानने होंगे। 1951 में F1 की पहली चैंपियनशिप होती है जिसमें 7 रेसेस खेली गई। आज के टाइम में एक चैंपियनशिप में 20 रेसेस खेली जाती हैं। अब 1951 से लेके आज तक की बात करें तो काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला, जैसे कि इस बीच कार्स काफी इंप्रूव्ड हुई इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, स्पीड, हैंडलिंग, एरोडायनामिक्स, और साथ ही साथ में F1 भी काफी पॉपुलर हो गई। इसमें अलग अलग टीम्स होती हैं जो कि आपस में कॉम्पिटिट करती हैं। पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो 2 टीम्स ने काफी डोमिनेट करा है। पहला मर्सिडीज की टीम और दूसरा रेड बुल की टीम। F1 अगर किसी भी कंट्री में होस्ट हो रही है तो उसको काफी पैसा खर्च करना पड़ता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन साथ ही साथ में इस रेस को होस्ट करने से उस कंट्री को काफी प्रॉफिट मिलता है। साथ ही में ये वहाँ की लोकल इकोनॉमी के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। इस वजह से काफी कंट्रीज चाहती थी कि वो F1 को होस्ट करें और यही एक बढ़िया मौका साउथ एशिया में इंडिया को मिलने जा रहा था आफ्टर सिंगापुर, चाइना एंड जापान। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इंडिया में इसका इतना बुरा हाल हो जाएगा। 1997 में F1 वालों ने पहले से ही सोच लिया था कि वो इंडिया में जरूर आएंगे क्योंकि इंडिया से उनको काफी व्यूअरशिप मिलती थी और वो इंडिया में आने की तैयारी शुरू करते हैं। अब डिसीजन लेना था कि कौन से स्टेट में पहली ग्रैंड प्रिक्स ऑर्गेनाइज की जाए। तो इसके लिए अलग अलग स्टेट्स को चुनने की बात होती है, जैसे कि सबसे पहले देखा जाता है कोलकाता, इसके बाद तमिलनाडु, मुंबई, हैदराबाद और 2009 में गुड़गांव को फाइनली देख लिया जाता है। लेकिन इसके 3 महीने के बाद फाइनली ग्रेटर नोएडा में डिसीजन लिया जाता है कि यहीं पे F1 की पहली रेस ऑर्गेनाइज की जाएगी। अब यहाँ आती है थोड़ी सी पॉलिटिक्स। अब इसी बीच नोएडा में जो इलेक्शन हुए थे उसमें BSP पार्टी जीत गई थी और यूपी की न्यू CM मायावती बन चुकी थी और यहाँ होती है JP ग्रुप की एंट्री। उस समय ऐसा कहा जा रहा था कि JP ग्रुप के जो CEO हैं वो मायावती के काफी क्लोज हैं और ऐसा लोगों को इसलिए लग रहा था क्योंकि मायावती के आते ही JP को काफी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। जैसे कि सबसे पहले तो उन्हें 160 किलोमीटर का यमुना एक्सप्रेस बनाने को मिला और ऐसे ही उनको काफी हाउसेज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एयरपोर्ट्स जैसी चीजें भी बनाने को मिली। बट कुछ टाइम बाद ही मायावती रिजाइन कर देती हैं और दूसरी सरकार आ जाती है जिस वजह से JP ग्रुप को काफी दिक्कत होती है। बट उसके बाद 2007 में मायावती की सरकार वापस आ जाती है और JP ग्रुप अब और बड़ा होने लगता है, उनको और प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस समय जो ओपोजिशन पार्टी थी जैसे समाजवादी पार्टी, वो इनके खिलाफ इल्जाम लगा रही थी कि ये BSP सरकार JP ग्रुप से मिली हुई है और इनके लिए रूल्स चेंज किए जा रहे हैं। BSP के राज में JP को काफी प्रोजेक्ट्स मिले जिनमें से एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट था बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। यानी कि F1 जो इंडिया में आने वाली थी उसकी रेस के लिए ट्रैक बनाने का राइट JP ग्रुप को ही मिला था और साथ ही में गवर्नमेंट भी उनके फेवर में थी। अब बस F1 के अकॉर्डिंग उनको ट्रैक रेडी करना था और इसका टारगेट उन्हें 2010 तक का दिया जाता है। अब JP 2008 में कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती कि उनको पहली बात तो लैंड ही नहीं मिल पा रहा था। इसका रीजन ये था कि कोई भी इन्वेस्टर इस चीज में पैसे डालने के लिए तैयार नहीं था। इसके मेनली 2 रीजन थे, क्योंकि उस समय 2008 में तो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और दूसरा 26/11 अटैक की वजह से भी काफी
इन्वेस्टर्स डरे हुए थे। पर अब जेपी ग्रुप सेल्फ फंडिंग करने की सोचते हैं और 2000 करोड़ रुपए लगा के वो एक वर्ल्ड क्लास ट्रैक तैयार कर देते हैं, जो कि 2011 के हिसाब से काफी बड़ा अमाउंट है। और F1 और जेपी ग्रुप में अगले 5 साल का एग्रीमेंट होता है, जिसमें जेपी ग्रुप F1 को $40 बिलियन देगा और बदले में वो 5 साल तक F1 ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। इस ट्रैक को बनाने के लिए वो 874 एकड़ की जमीन लेते हैं और इसकी डिजाइन करने के लिए वो एक जर्मन डिजाइनर बुलाते हैं। इंडिया में अक्सर स्पोर्ट्स को लेकर कहा जाता है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बट F1 के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं था। और फाइनली 30 अक्टूबर 2011 को पहली रेस ऑर्गेनाइज हो जाती है, बट ऑन द अदर साइड एक दिक्कत चल रही थी। रेस से पहले अमित कुमार ने 2011 में ही सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल कर दी थी, जिसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि जेपी ग्रुप को काफी टैक्स एग्जेम्पशन मिले हैं, यानी कि कई जगहों पे उनसे टैक्स बिल्कुल नहीं लिया गया। और इसमें उन्होंने मायावती सरकार की गलती निकाली और ये बात सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचते ही उन्होंने मायावती सरकार से तुरंत एक्सप्लेनेशन मांगा। इसके रिप्लाई में जेपी ग्रुप के CEO कहते हैं कि ये टैक्स एग्जेम्पशन स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी का हिस्सा है, जिसके अंदर एंटरटेनमेंट पर टैक्स एग्जाम्पल्ड होते हैं और F1 भी एक एंटरटेनमेंट स्पोर्ट है। और मायावती सरकार ने ये पॉलिसी इसलिए निकाली थी ताकि इंडिया में इजीली बिजनेस किया जा सके। लेकिन अमित कुमार ऑलरेडी ये बात सुप्रीम कोर्ट में कह चुके थे कि इसी जेपी ग्रुप के टैक्स एग्जेम्पशन को जस्टिफाई करने के लिए ही उन्होंने ये पॉलिसी निकाली थी। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट मायावती को एक नोटिस भेज देते हैं और उसके बाद से ही बाकी के सारे ओपोजिशन लीडर्स भी उन पर अचानक से अटैक कर देते हैं। जैसे कि उस समय सबसे पहले तो बीजेपी के MP वरुण गांधी ने कहा कि यूपी जैसे गरीब देश में F1 जैसी पॉपुलर इवेंट का टैक्स एग्जेम्पशन काफी गलत चीज है। और समाजवादी पार्टी ने तो ये तक कह दिया कि उन पर एक CBI इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ फार्मर्स ही प्रोटेस्ट करने लगे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने सस्ते रेट में फार्मर से लैंड लेके बिल्डर्स को दे दिए थे। और नोएडा के एक फार्मर लीडर ने तो ये तक कहा कि गवर्नमेंट ने उनकी 200 एकड़ की जमीन इलीगल तरीके से एक्वायर की थी। उनका ये कहना था कि F1 से उनको डायरेक्टली कोई फायदा नहीं हो रहा। फार्मर्स ने कहा कि अगर उनकी डिमांड नहीं सुनी गई तो वो F1 की सारे टिकट्स खरीद के इनकी रेस को डिस्टर्ब कर देंगे और अगर ऐसा हो जाता तो इंडिया की ग्लोबल लेवल पे काफी बुरी बेइज्जती होती। बट जेपी ग्रुप ये सब इग्नोर मार देता है और 29 मार्च 2011 में एक फार्मर्स का ग्रुप F1 ट्रैक पे क्रिकेट खेलने के लिए मार्च करता है, जिनमें से 30 अरेस्ट हो जाते हैं। तो सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने एक स्ट्रीट डॉग भी रेस के दौरान छोड़ दिया था, जिस वजह से ऑर्गेनाइजर्स ने काफी एम्बैरेस फील करा। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप से कहा कि जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक उनकी पहली रेस में जितनी भी टिकट सेल हुई थी उसका 25% हिस्सा वो एक अलग बैंक अकाउंट में रखें। और फाइनली F1 की पहली रेस को अलाउ कर दिया जाता है। पहली ही रेस में 95,000 टिकट्स बिकती हैं और एक टिकट 30 से 35 हजार तक की थी। तो आप सोच के देखो कि 2011 में भी 30 से 35 हजार की टिकट लेके लोग F1 रेस को देखने आ रहे थे। मायावती ने इन टिकट्स को भी टैक्स फ्री कर दिया था। अब 2012 में अगली रेस होनी थी, बट F1 के लिए यूपी पॉलिटिक्स काफी बेकार साबित हुई। 2012 में जब इलेक्शन होते हैं तो मायावती की सरकार काफी बुरी तरीके से हार जाती है। उनको सिर्फ 80 सीट्स मिली थी और वहीं समाजवादी पार्टी 224 सीट से जीत जाती है। और अब F1 का काफी बुरा टाइम शुरू हो जाता है। समाजवादी पार्टी आते ही F1 पे काफी हैवी टैक्स लगाना शुरू कर देती है। उनका कहना था कि वो इस टैक्स का यूज पब्लिक वेलफेयर के लिए करेंगे और इतना टैक्स लगाने की वजह से टिकट का प्राइस भी जेपी ग्रुप को कम करना पड़ा। इन सब के चलते 2012 में सिर्फ 60,000 टिकट्स बिकती हैं और इन सब की वजह से रेवेन्यू में काफी बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। और 2013 तक आते आते तो जेपी ग्रुप पे और इल्जाम लग चुके थे। जैसे कि समाजवादी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि जेपी ग्रुप ने उनके साथ पूरा डेटा शेयर नहीं करा था। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 25 करोड़ रुपए एक सेपरेट अकाउंट में रखने को कहा था, यानी कि जेपी ग्रुप का 123 करोड़ का फायदा हुआ था 2011 की रेस में और इसमें से 25 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट ने एक सेपरेट अकाउंट में रखने को कहा था, जबकि उनका असली रेवेन्यू 148 करोड़ का था। जिस हिसाब से जेपी ग्रुप को 37 करोड़ रुपए एक सेपरेट अकाउंट में रखने थे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर देता तो ये 37 करोड़ रुपए उनको टैक्स के नाम पे देने पड़ते। बट जेपी ग्रुप ने रियल डेटा छुपाया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस टाइम की गवर्नमेंट ने जो $40 मिलियन जेपी ग्रुप ने F1 वालों को दिए थे उसको भी टैक्सेबल बना दिया और ये F1 के लिए एक लॉस की डील थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ने FWOC को कहा, जो कि इंडिया में F1 ऑर्गेनाइज करवा रही थी, कि अब तक जितनी भी रेस हुई है उनसे उनको जितना भी फायदा हुआ है सब पे उनको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 2011 से लेकर 2013 तक जितनी भी रेस हुई है उन सब पे 40% टैक्स उनको देना पड़ेगा। और ये सब देखते हुए F1 इंडिया से वापस चले जाता है, क्योंकि इतने टैक्सेशन की वजह से उसको इंडिया में काफी लॉस हो गया था। जेपी कंपनी के CEO कहते हैं कि इंडिया में वो गवर्नमेंट से जीरो सपोर्ट मिला था, जिस वजह से जहां
इंडिया काफी पोटेंशियल कंट्री था F1 को ऑर्गेनाइज करवाने में, वहां सिर्फ 2 रेस होने के बाद ही F1 इंडिया से चला गया और आज तक कभी नहीं आया। और गवर्नमेंट की जीरो सपोर्ट इस चीज से भी दिखती है कि जब जेपी ने यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से F1 कार्स, गियर्स और कुछ दूसरी चीजों को इंडिया में लाने के लिए कस्टम टैक्स वेवियर्स मांगा तो गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। यानी कि जब जेपी ने परमिशन मांगी कि उनको कस्टम ड्यूटीज ना देनी पड़े तो गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने ये कहा कि F1 एक स्पोर्ट नहीं है बल्कि एंटरटेनमेंट है। यानी कि असल में मेन दिक्कत यही थी कि मोटो स्पोर्ट्स को उस समय कभी भी स्पोर्ट्स नहीं माना गया बल्कि एक एंटरटेनमेंट कहा गया, जिस हिसाब से इस पे काफी टैक्स लगाए गए और इन सब रीजंस की वजह से ही F1 ने अपने आप को इंडिया से बाहर निकाल लिया। जेपी कंपनी के सीईओ ने कहा था कि उनको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि इसके बाद 2014 में जब न्यू गवर्नमेंट आती है तो वो मोटो स्पोर्ट्स को भी स्पोर्ट्स कैटेगरी में डाल देती है, जिसके बाद इंडिया में मोटो जीपी जैसे काफी सक्सेसफुल रेसेस भी हुई। फिलहाल तो F1 का इंडिया में वापस आने का कोई प्लान नहीं है, बट देखते हैं क्या पता फ्यूचर में F1 इंडिया में वापस आ जाए। क्या आपको पता है कि इंडिया की भी एक F1 टीम थी जिसको कि 2007 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था फोर्स इंडिया, जो कि विजय माल्या ने बनाई थी। 2008 में ये पहली बार रेस में उतरी और एक बार 2016 में ये 4th नंबर पर भी आई थी। इसने टोटल 203 रेसेस में हिस्सा लिया और 2018 में ये सेल कर दी जाती है। वेल इंडिया में F1 काफी पॉपुलर हुआ था और आज भी काफी लोगों को F1 पसंद है। वेल अगर इंडिया में F1 वापस से ऑर्गेनाइज होता है तो क्या आप जाओगे? और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।